हेलो दोस्तों, ऑनलाइन स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। और आज की जो हमारी वीडियो है, देखिए मेजरली हमने जो हिस्ट्री है लगभग टॉपिक वाइज सारे टॉपिक्स कंप्लीट हम करते जा रहे हैं। बट साथ ही साथ मुझे लगा कि एक तरीके के ऐसे रैंडम क्वेश्चंस भी लाने चाहिए जहाँ पर आपकी हिस्ट्री के सारे मिक्सअप क्वेश्चन होंगे, जिससे आपका रिवीजन भी हो जाएगा और जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं वो आपके प्रिपेयर भी हो जाएंगे। तो आज हम हिस्ट्री के मोस्ट 25 क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें हम एंशियंट, मिडाइवल और मॉडर्न तीनों ही, और मॉडर्न की मैं बात करूँ तो मेजरली जो टॉपिक है वो इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो सेशन है वहाँ से है। ठीक है, तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट और काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो लास्ट तक देखिएगा। अगर पसंद आता है तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, और आपने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको रोज़ बताती हूँ। अगर फिर भी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको नहीं मिलता है तो प्लीज़ हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिए, वहाँ पर सारे ही वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिल जाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले यूरोप को भारत से अवगत कराया था? तो सबसे पहले यूरोप को भारत से अवगत कराया गया था सिकंदर यानी कि अलेक्जेंडर के द्वारा। ठीक है, सिकंदर का वास्तविक नाम अलेक्जेंडर तृतीय था। ठीक है, और भारत में उसे सिकंदर कहकर संबोधित किया जाता था। ठीक है ना। ईरानियों के माध्यम से जो यूनानियों को भारत की अपार संपदा की जानकारी हुई, जिसकी परिणति में क्या हुई, सिकंदर का आक्रमण हुआ भारत पर। ठीक है ना। और भारत पर हम बात करें तो सिकंदर का पहला यूरोपीय आक्रमण था। सिकंदर पहला था यूरोप में से जिसने आक्रमण किया था। सिकंदर का जन्म हम बात करें 326 ईसा पूर्व यानी कि बीसी में हुआ था। ठीक है, इनके फादर जो थे फिलिप थे, जो कि मकदूनिया यानी कि मैसेडोनिया के शासक थे। ठीक है, और जो सिकंदर थे वो अरस्तु यानी कि एरिस्टोटल के क्या थे, शिष्य थे। और सिकंदर ने भारत का जो विजय अभियान है कब, 326 ईसा पूर्व में प्रारंभ किया। और सिकंदर के बीच में और पोरस के जो पंजाब के शासक थे पोरस, उनके बीच में युद्ध भी होता है, बैटल ऑफ हाइडस्पस, जिसे वितस्ता का युद्ध भी बोला जाता है। ठीक है, और 323 में सिकंदर की मृत्यु हो जाती है, लगभग 33 वर्ष की आयु में, जो कि कहाँ पर होती है, बेबीलोन में होती है। ठीक है, तो आई होप इतना कुछ क्लियर हुआ हो आपको। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी बीसी का सही संक्षेप है? जो बीसी में आपको हर बार बताती हूँ कि 200 बीसी एंड इतना, तो इसका एक्चुअल में मीनिंग क्या होता है? तो इसका मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट। ठीक है, क्या मीनिंग होता है? बिफोर क्राइस्ट, या फिर हिंदी में इसका मतलब होता है ईसा पूर्व। ठीक है, क्या होता है? ईसा पूर्व। जो क्या करता है, उल्लेख करता है कि जो जूलियन और ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार जो यीशु थे यानी कि जो क्राइस्ट जो थे, उनके जन्म की पहले की डेटिंग, ठीक है ना, बिफोर क्राइस्ट मतलब उनके जन्म के पहले का जो टाइम है उसके लिए बीसी का यूज़ किया जाता है। फिर एक और जो टर्म होती है वो एडी होती है, जो कि क्या, आफ्टर डेथ होती है। ठीक है, और पीडीएफ के बारे में आप सबको ही पता होगा, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सबके लिए, सारे ही एग्ज़ाम्स के लिए। तो जिसने भी परचेस नहीं की वो जाके चैनल से जो है इसको परचेस कर सकता है। नेक्स्ट देखते हैं, विक्रम संवत की शुरुआत कब हुई थी? तो विक्रम संवत की जो शुरुआत है वो 57 ईसा पूर्व यानी कि 57 बीसी में हुई थी। ठीक है, 57 ईसा पूर्व यानी कि हम बात करें 57 बीसी। विक्रम संवत जो है हिंदू पंचांग में समय गणना की एक प्रणाली का नाम है। ठीक है, जो कि कब शुरू हुआ, 57 ईसा पूर्व में हुआ। और इसका हम बात करें, प्रणेता बोला जाता है भारत के एक शासक भूमि वर्मा विक्रमादित्य को। ठीक है, भूमि वर्मा विक्रमादित्य। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शक संवत की शुरुआत कब हुई थी? तो शक संवत की जो शुरुआत है वो 78 एडी यानी कि 78 ईस्वी में हुई थी, और कुषाण वंश के शासक कनिष्क के द्वारा की गई थी। कनिष्क जब गद्दी पर बैठे थे तो उन्होंने शक संवत की शुरुआत की थी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, चिदम्बरम मंदिर के शिव पर निम्नलिखित में से किसने तमिल भजन लिखा था? तो जो चिदम्बरम मंदिर है उसके जो हम बात करें मेन भगवान कौन से हैं, तो भगवान शिव हैं। तो उनके लिए जो भजन लिखा गया था वो मेनली किसके द्वारा लिखा गया था? अरंजय चोल के द्वारा लिखा गया था। ठीक है, चोल वंश के जो शासक थे अरंजय चोल, इनके द्वारा ये लिखा गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तंजावुर का वृद्धेश्वर मंदिर जो सबसे बड़ा हिंदू मंदिरों में से एक है, इसका निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? तो इसका जो निर्माण है वह राजराज चोल प्रथम के द्वारा कराया गया था। जो तंजावुर का वृद्धेश्वर मंदिर है, राजराज चोल प्रथम के द्वारा इसका निर्माण
कराया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसने दृढ़ता से सांप्रदायिक और संस्कार का विरोध किया था तथा संस्कृत के स्थान पर हिंदी को अपनाने के लिए जोर दिया था? तो संस्कृत के स्थान पर हिंदी को अपनाने के लिए किसके द्वारा जोर दिया गया था? तो ये जो टॉपिक है, हम बात करें मिडाइवल हिस्ट्री में जहाँ पर भक्ति आंदोलन शुरू होते हैं वहाँ पर, तो ये किया गया था रामानंद के द्वारा। ठीक है, रामानंद की हम बात करें तो इनका जो जन्म है 1299 ईस्वी में प्रयाग में हुआ था। इनकी शिक्षा भी प्रयाग और वाराणसी में हुई थी। ठीक है, और रामानंद के 12 शिष्य थे। ठीक है, जिनमें से 2 स्त्रियां भी थी, पद्मावती एवं सुरसरी। ठीक है, और इन्होंने अपना संप्रदाय सभी जातियों के लिए खोल दिया था। रामानुज की भांति हम बात करें, जो रामानुजाचार्य थे जिन्होंने शुरुआत की थी भक्ति आंदोलन की, उन्हीं के भांति इन्होंने भी क्या किया था, भक्ति को ही मोक्ष का एकमात्र साधन जो है बताया था। ठीक है, और ये जो थे, इन्होंने मर्यादा पुरुषोत्तम राम एवं सीता की आराधना को समाज के समक्ष में रखा था। नेक्स्ट देखते हैं, स्वतंत्रता के बाद जयपुर में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो जयपुर में जो 1948 में आयोजित किया गया था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो अधिवेशन था, उसके अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे डॉक्टर पट्टाभी सीतारामैया। ठीक है ना, आज़ादी के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन जो था कहाँ पर हुआ था? तो ये हुआ था जयपुर में। ठीक है, और कब हुआ था? तो 1948 में ये हुआ था, और अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? तो पट्टाभी सीतारामैया के द्वारा की गई थी, और ये जो था 56वां अधिवेशन था। नेक्स्ट देखते हैं, ब्रह्म सूत्र पर आधारित भाषा टीका वेदांत पारिजात सौरभ को किसने सरल भाषा में लिखा था? तो ठीक है ना, ये जो लिखा गया था निम्बार्क यानी कि निम्बार्काचार्य के द्वारा ये लिखा गया था। ये जितने भी नाम मैं आपको बता रही हूँ ये सारे एसोसिएटेड हैं कहाँ से? जो भक्ति आंदोलन के संत हैं वहाँ से। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किस भक्ति संत का रामानुज के योग्य अद्वैतवाद में विश्वास नहीं था और उन्होंने द्वैतवाद के सिद्धांत पर बल दिया था? ठीक है ना, जो रामानुज थे उनका हम बात करें, जो रामानुज के ही रामानुज ने भी नहीं विश्वास किया था किस पे? अद्वैतवाद पे, और जो द्वैतवाद था इसी सिद्धांत पर इन दोनों के द्वारा क्या किया गया? विश्वास किया गया, बल दिया गया। तो ये किसके द्वारा किया गया था? माधव के द्वारा ये किया गया था। ठीक है, किसके द्वारा किया गया था? माधव के द्वारा किया गया था। मेनली आपको रामानुजाचार्य, रामानंद, कबीर, ठीक है, चैतन्य स्वामी और मध्व वल्लभाचार्य, इस तरीके से कुछ मेनली जो नाम है भक्ति आंदोलन में आपको याद रखने हैं, यहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। किस भक्ति संत को श्री गौरंग के रूप में जाना जाता है, जो बंगाल से थे और लोकप्रिय वैष्णव संत तथा समाज सुधारक थे? तो ये कौन थे? ये थे चैतन्य। ठीक है, चैतन्य स्वामी। इनका जन्म हुआ था 1486 में। ठीक है, नवद्वीप यानी कि ये रीजन था कहाँ का? बंगाल का, जो कि हम बात करें मायापुर गांव, आप मेनली नाम याद रख सकते हैं। ठीक है, और ये थे जिनको श्री गौरंग के रूप में जाना जाता था। ठीक है, और 1533 में जो है इनकी मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट देखते हैं, शिक्षा अष्टक की रचना किसने की थी, जिसे शास्त्रों का सार भी कहा गया है? तो शिक्षा अष्टक की जो रचना है वह भी किसके द्वारा? चैतन्य स्वामी के द्वारा ही की गई थी। ठीक है, चैतन्य स्वामी के द्वारा की गई थी, और ये कहाँ से थे? ये थे बंगाल से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश अधिनियम ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार का विशेष अधिकार दिया था? तो ये चार्टर एक्ट 1793 जो था, ठीक है ना, उन्होंने क्या किया? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार पर एकाधिकार जमाए रखने तथा हस्तगत क्षेत्रों पर शासन करने की पूरी छूट दे दी थी। ठीक है ना, उनकी जो ट्रेड मोनोपोली थी वो यहाँ से साफ हो गई थी। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित चोल शासकों में से किसने नरतामलाई, ठीक है, और पद्दुकोटाई के सुलेश्वर मंदिर का निर्माण किया था? तो ये जो है निर्माण किसके द्वारा किया गया था? विजयालय चोल के द्वारा ये किया गया था। ठीक है, विजयालय चोल के द्वारा ये निर्माण किया गया था। आप लोग कमेंट, मैंने सारे चोल वंश जितने भी साउथ के ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, जितनी भी मेजर डायनेस्टी थी। ठीक है, तो जो चोल वंश थे, तो चोल वंश के संस्थापक कौन थे? अगर आप लोगों को याद है तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में कांग्रेस को 2 भागों नरम दल एवं गरम दल में विभाजित हो गई थी? तो कांग्रेस की हम बात करें, कौन सा अधिवेशन हुआ था जिसमें ये दो भागों में विभाजित हो गई थी? तो ये था आपका
सूरत अधिवेशन, ठीक है। कौन सा था? सूरत अधिवेशन, जो कि 1907 में हुआ था। कांग्रेस का सूरत अधिवेशन 1907 में सूरत में संपन्न हुआ। और ऐतिहासिक दृष्टि से ये महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि कांग्रेस दो पार्ट में डिवाइडेड हो गई थी, गर्म दल एवं नरम दल, एक्सट्रीमिस्ट एवं मॉडरेट्स, ठीक है ना। इनके जो आपसी मतभेद थे उस कारण से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा पहला ब्रिटिश था जिसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता जो है की थी? तो ये जो है किसके द्वारा की गई थी? जॉर्ज ह्यूल के द्वारा 1888 में इलाहाबाद में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के चौथे अध्यक्ष के रूप में इन्होंने किया था। ये पहले भारतीय गैर भारतीय थे जिन्होंने कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, ठीक है। हम बात करें कि पहली महिला कौन थी जिनके द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की गई थी? तो ये थी श्रीमती एनी बेसेंट। 1917 में कलकत्ता अधिवेशन में इनके द्वारा अध्यक्षता की गई थी नेशनल कांग्रेस की। और हम बात करें पहली महिला भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो ये थी श्रीमती सरोजनी नायडू। 1925 का जो कानपुर अधिवेशन था उसमें इनके द्वारा अध्यक्षता की गई थी। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज के लिए जो है प्रस्तावित किया गया था? ठीक है, तो जो लाहौर अधिवेशन था इसमें कांग्रेस का जो ये था 45वां अधिवेशन था, ठीक है ना। इसी अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग जो है की गई थी। स्वतंत्रता प्राप्ति करने के लिए जो सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया गया था, ठीक है। और जनवरी 26 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया था, ठीक है ना। इस अधिवेशन की जो अध्यक्षता है जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की गई थी, ठीक है। जो लाहौर अधिवेशन था कौन सा? 45वां अधिवेशन, और इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की गई थी। और इसी में जो कि कब हुआ था? ये हुआ था 1929 में, ठीक है ना। 1929 में हुआ था और यहाँ पर पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। नेक्स्ट देखते हैं, कांग्रेस के पहले अधिवेशन में कुल कितने सदस्य शामिल थे? तो कांग्रेस का जो पहला अधिवेशन था उसमें कितने सदस्य शामिल थे? तो इसमें शामिल थे 72 सदस्य, जिनमें दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, काशीनाथ तैलंग, दीनशाह एडलजी, ठीक है ना। इस तरीके से जो कुछ मेजर हम बात करें नेता थे उस टाइम के, वो कांग्रेस के पहले अधिवेशन में शामिल हुए थे, जो कि कब हुआ था? तो 1885 में हुआ था, मुंबई में हुआ था। वीसी बनर्जी, रमेश चंद्र बनर्जी जो थे इसके अध्यक्ष थे, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में वंदे मातरम को पहली बार गाया गया था? तो वंदे मातरम को जो 1896 का कलकत्ता अधिवेशन था, ठीक है ना, 1896 का जो कलकत्ता अधिवेशन था इसमें पहली बार वंदे मातरम गाया गया था, ठीक है ना। और हम बात करें इसके अध्यक्ष कौन थे? तो रहमतुल्लाह सयानी जो थे इसके अध्यक्ष थे, ठीक है। और जो वंदे मातरम है वो कहाँ से लिया गया है? तो आनंद मठ से ये लिया गया है, जो कि बंकिम चंद्र चटर्जी की रचना है। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जिस अधिवेशन में वंदे मातरम को पहली बार गाया गया था उसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो उसकी अध्यक्षता किसने की थी? रहमतुल्लाह सयानी ने इसकी अध्यक्षता की थी, जो कि मैंने आपको बता दिया है। नेक्स्ट देखते हैं, 1612 ईस्वी में अंग्रेजी बेड़े ने किस युद्ध में पुर्तगालियों को हराया था? ठीक है, तो 1612 ईस्वी में अंग्रेजी बेड़े ने किसको जो हम बात करें पुर्तगालियों को हराया था, तो वह कौन सा युद्ध था? तो वह कहाँ हुआ था? सूरत में, ठीक है ना। हम बात करें 1600 ईस्वी में कुछ अंग्रेज व्यापारियों ने क्या किया? इंग्लैंड की जो महारानी थी एलिजाबेथ से भारत में व्यापार करने के लिए अनुमति ले ली, ठीक है, अनुमति ले ली। इसके लिए उन्होंने क्या किया? ईस्ट इंडिया नामक एक कंपनी बनाई और उस समय तक पुर्तगालियों ने जो है भारत के लिए समुद्री यात्रा की खोज कर ली थी, समुद्री मार्ग की खोज कर ली थी। और 1612 ईस्वी के जो सूरत युद्ध हुआ पुर्तगालियों और अंग्रेज़ों के बीच में, जिसमें अंग्रेज जीत गए थे। नेक्स्ट देखते हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना की। तो ठीक है, मोहम्मद गौरी की जब मृत्यु हुई उसी के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक जो कि उनके स्लेव थे, उन्होंने 1206 ईस्वी में स्लेव वंश यानी कि गुलाम वंश की स्थापना की, ठीक है। और जिनको फाउंडर भी बोला जाता है किसका? दिल्ली सल्तनत का। लेकिन इनको वास्तविक संस्थापक एक्चुअल फाउंडर नहीं बोला जाता, क्योंकि इन्होंने जो सुल्तान की उपाधि है वो कभी भी धारण नहीं की थी। इनके बाद जब 1210-1211 में इल्तुतमिश आते हैं, उनको एक्चुअल फाउंडर बोला जाता है दिल्ली सल्तनत का, क्योंकि उन्होंने ही सुल्तान की उपाधि धारण की थी।
ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक से आपको याद रखना है, इनके द्वारा जो नींव डाली गई थी कुतुब मीनार के कंस्ट्रक्शन की, और कंप्लीट कराया था इल्तुतमिश ने। और किसकी याद में बनवाया था? तो ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के, ठीक है ना। और इन्होंने जो है 2.5 दिन का झोपड़ा नामक जो मस्जिद है अजमेर की, वो भी इन्होंने ही बनवाई थी। और कुव्वतुल इस्लाम मॉस्क जो है दिल्ली की, वो भी इनके द्वारा बनवाई गई थी। कांग्रेस के पहले अधिवेशन के समय ब्रिटिश भारत के वायसराय कौन थे? तो कांग्रेस का जो पहला अधिवेशन हुआ उस समय ब्रिटिश भारत के जो वायसराय थे, इनका नाम हमें बताना है। तो वो थे कौन? लॉर्ड डफरिन, ठीक है ना। लॉर्ड डफरिन जो थे, जब इंडियन नेशनल कांग्रेस का पहला अधिवेशन हुआ 1885 में, ठीक है, अध्यक्ष कौन थे? तो व्योमेश चंद्र, ठीक है, बनर्जी, वीसी बनर्जी हमने बात की थी। और कब हुई थी? तो 1885 में। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहले अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? तो WC बनर्जी। सॉरी, मैंने लास्ट क्वेश्चन में शायद VC बोल दिया था, वो क्या है? WC बनर्जी, यानी कि व्योमेश चंद्र बनर्जी के द्वारा जो पहला अधिवेशन हुआ था, कब हुआ था? 1885 में हुआ था, मुंबई में हुआ था। इनके द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।